जो रिवीजन का सेक्शन है बोर्ड गोइंग स्टूडेंट के लिए, उसके इस सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा उम्मीद है कि आने वाले 1.5 आवर्स में हम जो भी डिसाइडेड वर्क है उसको अच्छे से कर पाएंगे और आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे और इन चीज़ों को अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। आज के सेक्शन में मैंने 2 सेक्शन को लिया है। पहला ये है कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसे डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज ये है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स को पढ़ाए हैं इस लास्ट सम सेशन में, उसका रिवीजन हुआ है। इससे चाहूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पैटर्न आते हैं उसे डिस्कस करूं, आप मेरे साथ उसको सॉल्व करें तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी हुई है और इसको सॉल्व करने में आप कितने सक्षम हैं। सो वी आर गोइंग टू 2 areas today. One, going to solve the questions related to migration and urban settlement. The second, we are going to discuss the first chapter of world geography, human geography, nature and scope of human geography. अब दूसरी बात यह है कि इस इंटरेक्शन के दौरान हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके आंसर आप अपने आप देंगे या जो नंबर्स लिखा हुआ है उस पर आप मैसेज करेंगे तो अच्छा लगेगा और उससे ये होगा कि कंफर्म होंगे कि आप इन चीज़ों को कितने अच्छे समझ पा रहे हैं और इन चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। जितना नियमित समय दिया गया है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को अच्छे से आप समझ लें और एक अच्छे कैपेसिटी के साथ एग्जाम में जाएं। शुरू करते हैं इस सारे सेक्शन को। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी और जो पेपर है, जो नेचर का नए पैटर्न पे जो पेपर्स हैं उसको मैं डिस्कस करूं और मेरे साथ आप उसको करें और फिर मैं चैप्टर्स डिस्कशन के लिए आऊं। तो आपके स्क्रीन पे मेरा ख्याल है कि ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस आपको नजर आया होगा। द फर्स्ट सेक्शन, जैसा आप जानते हैं कि आज के एग्जामिनेशन में 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है और इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये एरिया है जहां पे मार्क्स कटने की संभावना होती है। जो बच्चे फुल मार्क्स के लिए जाते हैं वो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई गलती होने की संभावना होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सारे पैटर्न पे जैसे मैं करा रहा हूँ उसको आप करें तो फिर गलती होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। So we can go for a discussion a papers, model paper based on migration. We have chapter migration and human settlement. So ये दो chapters, first area migration है and the second we have human settlement. अब देखिए पूछा हुआ है कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में पूछा हुआ है हाउ मेनी टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट आर, कितने प्रकार के ग्रामीण बस्ती होते हैं। एक दिया हुआ है कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हैमलेट एंड डिस्पर्स। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 2 2 3 3 4 और सब जैसा ऑप्शन मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं कि आप इजिली आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी में हमने लिख दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए कि गुच्छित, अर्धगुच्छित, परिष्कृत और परिचित, ये हिंदी ट्रांसलेशन है ऊपर के ऑप्शन का। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ऑप्शन होंगे। सो हियर जो बेटर आंसर है, जिस आंसर को आप टिक कर सकते हैं, वो लास्ट वाला है। दैट इज ऐसा एरिया जिसमें आपको सभी आंसर सभी ऑप्शन आपके आंसर का हिस्सा बनता है। दैट्स हैमलेट, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स। इस तरह के आंसर आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के ऑप्शन इजी क्वेश्चंस में से होंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन मैं सामने ला रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको एग्जामिनेशन फॉर्मेट में मिलेंगे कि भारत में 4 महानगर हैं, राइट।
वहां पे 4 महानगरों का क्रम आता है, बड़े से छोटे क्रम में। आपको देगा कि which one of the following correct sequence about the mega cities of India in descending order according to size of population। जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत के नगरों का सही क्रम बड़े से छोटे क्रम में किस प्रकार है। सो आप देखिए जो सही क्रम बनता है, आपके पास ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसे 4 महानगरों को दिया हुआ है। आमतौर पे ये धारणा है और सब लोग इतना विश्वास रखते हैं एक इंफॉर्मेशन के रूप में कि मुंबई सबसे बड़ा नगर है, उसके बाद दिल्ली, देन कलकत्ता, देन चेन्नई। तो आपके आंसर इस रूप में होंगे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सो वी हैव इन डिसेंडिंग ऑर्डर द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई, फॉलोड बाय दिल्ली, कलकत्ता, एंड देन फाइनली यू हैव चेन्नई एज अ फोर्थ मेजर सिटी। सो आपको ये ऐसे आंसर देंगे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, बड़े से छोटे क्रम में। मेरे ख्याल से ऐसे सीक्वेंस को आप और भी प्रैक्टिस करें तो आपका गलती होने की संभावना कम होगा। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अब देखिए, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज गैरिसन और कंटोनमेंट टाउन ऑफ इंडिया। हिंदी में हमने लिखा है छावनी नगर। इसमें से कौन सा नगर छावनी नगर के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप ये जानिए कि ऐसा नगर, गैरिसन शब्द से आपको परेशानी हो सकती है, हिंदी में छावनी नगर बिल्कुल क्लियर शब्द नजर आता है। ऐसे नगर जो भारत में आर्मी कैंट के रूप में रहा और सेना का मुख्यालय रहा और वहां पे आर्मी कैंट रही, बाद में नगर के रूप में विकसित हो गया, ऐसे नगरों को हम बोलते हैं छावनी नगर और गैरिसन सिटी। सो यहाँ पे देखिए दिल्ली, कोयम्बटूर, सिंगरौली एंड उधमपुर। अब यहाँ पे जो है उधमपुर जो है ये राइट आंसर है। एक अप्रूव कि उधमपुर इज अ करेक्ट आंसर, चूंकि ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पे छावनी नगर के रूप में है। अब देखिए आपकी कैपेसिटी कैसे अच्छी होगी, सिर्फ इस चीज को सॉल्व कर लेने से आपकी क्षमता का ज्यादा विकास नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब आप इंडिया के मैप पे इन नगरों को दिखा लें, राइट, उन चीजों को लोकेट कर लें और उसके बारे में 20 वर्ड्स लिख लें कि दूसरा ऑप्शन क्या है। सपोज आपने दिल्ली लोकेट किया, हमने फिर से सिंगरौली लोकेट किया एंड कोयम्बटूर लोकेट किया। अब देखिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास काफी कैपेसिटी है, वो बच्चे लिख देंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है दिल्ली, भारत की राजधानी हो गई। ये मिनरल्स टाउन है जहां पे कोल मिलता है, ये मिनरल्स के लिए हो गया, दैट इज सिंगरौली। और जो कोयम्बटूर है वो आपका तमिलनाडु का एरिया है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए है, सूती वस्त्र के लिए है। अब अगर चारों ऑप्शन आपको पता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, आप एग्जाम में गलती कर नहीं सकते हैं। सो ऐसे सेंस में जब आपको एक ऑप्शन आता हो तो जज करने की कोशिश करें कि अन्य ऑप्शन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है और उसके बारे में कितनी दक्षता का विकास हुआ है। सो गिव फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा एरिया आया जहां पे मुझे डिस्कस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डेवलप्ड एज अ कॉमर्शियल टाउन ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा नगर एक व्यावसायिक नगर है। व्यावसायिक नगर कहने का अर्थ हुआ कि जिसका कॉमर्स से रिलेशन हो, व्यवसाय से रिलेशन हो, ऐसे नगर को आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो एग्जाम में टिक आउट करने के लिए हम सहारनपुर को यूं टिक आउट कर दें तो ये आंसर हो जाएगा, सहारनपुर हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक नगर सहारनपुर एक कॉमर्शियल टाउन है। लेकिन अन्य टाउन के बारे में, जैसे भारत का अन्य टाउन है, उसको एक प्रैक्टिस के तौर पे मैप बनाएं और उसको दिखा दें। ये जोधपुर राजस्थान का हो गया, चंडीगढ़ आपका नॉर्थ इंडिया में ऐसा सिटी हो गया और गांधीनगर गुजरात का सिटी हो गया। इसके बारे में जानिए कि ये वाणिज्यिक नगर कौन सा नहीं है, तब तो सहारनपुर वाणिज्यिक नगर हुआ।
तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, गांधीनगर गुजरात का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, एंड जोधपुर जो है राजस्थान का एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। तो ऐसे सेंस में आपकी दक्षता बहुत ही इस पैमाने पे होगी कि गलती होने की संभावना आपसे ना के बराबर होगी। उसको आप इस तरह आप ब्रश अप करें कि आपको खुद फील हो कि ये कैपेसिटी इस वे में है। अब मैं यहाँ पे आना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है, इसी चैप्टर से हमने लिया है, इस 2 चैप्टर से। सो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिटीज नॉट, इसमें से कौन सा नगर जो परिवहन नगर है वो सुमेलित नहीं है। हिंदी में कहेंगे तो सुमेलित नहीं है। तो ऐसे देखिए कि ये है कांदला गुजरात, कोच्चि केरला, मुगल सराय यूपी एंड धुले एमपी। अब देखिए यहाँ पे जो धुले एमपी है, इसको करेक्ट करके लोग निकल सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर है, धुली महाराष्ट्र में है, राइट, इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इज अ रेलवे जंक्शन देयर। इस चीज को हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को जांचने के लिए एक इस तरह का मैप बना लें, और यहाँ पे एक मैप बना लें, और इस पे जो प्लेसेस हैं उसको दिखा लें। और अगर आप में दक्षता अच्छी विकसित करने, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स को डेवलप करना है, तो क्या करना है कि जो आपने प्लेसेस लिखा है उसके बारे में 20 वर्ड्स लिख जाइए। तो वो दक्षता ऐसा होगा कि आपको कहीं किसी भी स्टेज पे गलती ना होने देगा। यहाँ पे देखिए गुजरात का एक नगर है कांदला, ये पत्तन है, ये पोर्ट है, और आजादी के बाद भारत में बना हुआ पहला बंदरगाह है। उत्तर भारत का ये उत्तर प्रदेश का एक नगर मुगल सराय ब्रिटिश टाइम से भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन रहा है, और यह भारत का रेलवे या ट्रांसपोर्ट सिटी है। कोच्चि यहाँ केरला में एक बंदरगाह है जो बेम्बानाथ कयाल के पास है, और केरल का प्रमुख बंदरगाह के रूप में है। तो इतनी चीजों को आप जब लिख जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन, जो पहला एरिया आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन तो हो ही जाता है। दूसरा, जो आप करेक्ट आंसर के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, जहां पे आप कंफर्म होकर कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। अब देखिए कहीं कहीं पे हम कहाँ फंसते हैं और कहाँ गलती की संभावना ज्यादा हो जाती है, वहां पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, जहां पे नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, उस नॉट को पहले अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो जो है वही आंसर हो जाता है, और फिर हम बाहर आके देखते हैं कि गलती हो चुकी है। सो विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अ रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, इसमें कौन सा नहीं है। अब देखिए उज्जैन, मदुरई, कुरुक्षेत्र एंड पंचमढ़ी। अब देखिए उज्जैन महाकाल टेम्पल आपका ये एमपी का सेंटर हुआ। मदुरई प्राचीन भारत का, दक्षिण भारत का सबसे पुराना नगर है। यहाँ पे आप मदुरई को जानते होंगे। यहाँ उज्जैन हमने मार्क किया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो महाभारत काल से एक सिटी रहा है, ये हरियाणा का। अब यहाँ पे पंचमढ़ी है जो आपका हिल स्टेशन है, यहाँ पे पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे पंचमढ़ी आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूँ कि once you are going to solve the questions, not to go for the perfect option A, B, C, D. After taking out the correct option, you write the detail about the other 3 options, जिससे कि आपके पास वो अन्य ऑप्शन के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। Which of the following is not a medieval city? ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा medieval city नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हैदराबाद है, आपके ऑप्शन में ये हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है एंड सूरत है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे सिटी लग रहे हैं कि मेडिवल सिटीज हैं, इसका विकास मध्यकाल में हुआ है। तो इसमें जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं वो हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ है। सूरत इस ग्रुप में नहीं आएगा। सो इसको मैप में लोकेट करके आगे बढ़े। अब देखिए एक एरिया है, 8वां क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिए। Which of the following which tourist destination is of Central India?
मध्य भारत का जो टूरिस्ट सेंटर है वो कौन सा है? एक देखिए, एक नैनीताल है, पंचमढ़ी है, माउंट आबू है और ऊटी है। नैनीताल, माउंट आबू, ऊटी। और अब देखिए, जो बनाना है, ध्यान देना है कि वी आर टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया फॉर प्रैक्टिस। नैनीताल उत्तराखंड का बना लिया, पंचमढ़ी एमपी का, माउंट आबू राजस्थान का और ऊटी तमिलनाडु का। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से मार्क करूं, नैनीताल, दिस वन इज राजस्थान, दैट इज माउंट आबू, एम, ये हमारे सेंट्रल इंडिया का एरिया है, दैट इज पंचमढ़ी, एंड द लास्ट यू हैव ऊटी, उत्तराखंड ऑफ तमिलनाडु। जो ये सिटीज है आपका, वो आपका दक्षिण भारत का हुआ। सो यहाँ पे क्लियरली आ जाएगा कि ऊटी इज अ हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर करके आप निकल सकते हैं उन चीजों को। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया, विच मिनरल सिटी इज मेस्ट? इसमें से कौन सा सुमेलित है जो नगर एक खनिज नगर के रूप में है और वह सुमेलित नगर है? अंकलेश्वर है, असम लिखा हुआ है, असम यहाँ गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग। रानीगंज महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, दिग्बुई नागालैंड, सिंगरौली एमपी, राइट। अब हमें क्या करना है, इन चीजों को मैप पे फिर से देखना है। अंकलेश्वर जो है वो गुजरात का सिटी है, राइट। रानीगंज जो है वो आपका वेस्ट बंगाल का सिटी है। दिग्बुई असम का सिटी है, एंड सिंगरौली जो है वो है किसका? एमपी का। यहाँ गलती में इसलिए इसका आंसर को मैं बताता हूँ कि ये ऐसा गलती क्यों बच्चे कर पाते हैं या कर लेते हैं। आपको देखिएगा दो सिटी है, एक है सिंगरौली और एक सिटी है सिंगरैनी। जो सिंगरैनी है वो आंध्र प्रदेश का सिटी है, साउथ इंडिया का सिटी है, और सिंगरौली है वो एमपी का सिटी है। तो इस तरह के आंसर को आप मार्क करके जो ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ही करेक्ट से डेवलप कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10th नंबर का क्वेश्चन है, मैं इस पे आना चाहूंगा सामने। इसको देखिए, ऐसे करके बोर्डली देखिए इसको। So which of the following step of migration has the highest number of migrant? इसमें से देखिए किसमें से कौन से ग्रुप के प्रवासी सबसे ज्यादा होते हैं? देखिए यहाँ पे जो आया एरिया, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। अब ऐसे सेंस में देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी होता है वो किस धारा का होता है? गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, और नगर से गांव की ओर। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले बच्चे हैं, जो इसको क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली देखेंगे, तो उन्हें पता ये चलेगा कि जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है वो रूरल से अर्बन एरिया की ओर होता है। ये बात सच है कि रूरल से अर्बन एरिया की ओर मेल माइग्रेशन होता है, लेकिन जो मैक्सिमम माइग्रेशन होता है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो फीमेल का होता है, और फीमेल के माइग्रेशन हमेशा रूरल टू रूरल होते हैं फॉर मैरिज पर्पस। सो ऐसे केस में बचना चाहिए, ऐसे सेंस में ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे केस में इसको ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन से बच गए तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। Which of the following statement is correct about migration? माइग्रेशन के संदर्भ में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Migration was first registered in 1881. Migration on the birthplace was introduced in 1961, and migration on residence was introduced in 1971. Amended in migration was first introduced in 1950. अब इसमें से पूछ रहा है, इसमें से कौन सा which of the following is correct about migration? जैसे माइग्रेशन को जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपका, देखिए हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, कौन सा कथन सही नहीं है, राइट?
सो देखिए भारत में, जब उसको नोट कर दीजिए इंग्लिश वाले में, तो आंसर का क्वेश्चन का रूप सही हो जाएगा। देखिए जब भारत में पहली बार सेंसस हुआ उस समय माइग्रेशन इंट्रोड्यूस था, और बर्थ के अनुसार माइग्रेशन 1961 में आया, और रेजिडेंस के आधार पर माइग्रेशन 1971 में आए, और ये अमेंडमेंट जो है ये 1951, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह की बातों को गहराई से अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर वहां से मिल जाएगा, और उस चीज में मेंशन किया हुआ है। इस चीज को मैं क्वेश्चन में लाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस एरिया में। Which of the following is a correct sequence of a state according to the number of e-migrant population? देखिए एक होता है एमिग्रेंट, उसे कहते हैं हम उत्प्रवासी, दैट इज एमिग्रेंट, और इमाइग्रेंट दैट इज क्या हुआ, अप्रवासी। जो आने वाले हुए अराइवल प्लेस वो क्या हुआ, अप्रवासी, और किसी स्थान को छोड़ने वाला वो क्या हुआ, उत्प्रवासी। सो वन इज फ्रॉम डिपार्चर प्लेस एंड वन फ्रॉम अराइवल प्लेस। कहता है कि आने वाले राज्यों का क्रम बताइए जहां सबसे ज्यादा प्रवासी आते हों। सो देखिएगा यहाँ पे ये सीरीज है, एनसीईआरटी का ही बुक है, वो से लिया गया ये सीक्वेंस है। आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं। ऐसा भी जनरल क्वेश्चन जब इजी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा भी बनेगा कि आपको पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अप्रवासियों का आगमन होता है, और अगर टफ क्वेश्चन होगा तो आपके चारों राज्य सीक्वेंस में आ जाएंगे। सो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, गुजरात, देन हरियाणा, ये 4 राज्य हैं जो भारत के राज्यों से जनसंख्या को रिसीव करते हैं। सो दीज आर द स्टेट एज अ डेस्टिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जहां से लोग आकर इन राज्यों में अपनी सेवा देते हैं और अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, आर्थिक लाभ कमाते हैं तथा उस राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। सो फर्स्ट महाराष्ट्र, फॉलोड बाय दिल्ली या गुजरात, एंड देन हरियाणा। ये आपके ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रवासियों का आगमन होता है। नाउ वी हैव 15th नंबर, which one is a correct statement? नाउ फाइंड आउट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, सही कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे सही जांचने के लिए आपके पास पहला सेंटेंस है कि भारत में मेट्रो सिटीज की संख्या 43 है, जबकि 2011 का पॉपुलेशन सेंसस कहता है कि भारत में मेट्रो सिटीज का जो नंबर है वो 53 है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड ये कहता है इंडिया हैज 4 मेगा सिटीज, बल्कि हमने आपको नगरीय जनसंख्या में पढ़ाया है कि भारत में पहले 4 मेगा सिटीज जरूर थे। हमारे यहाँ देखिए पहले जो मेगा सिटीज था वो था मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता। 2011 के सेंसस में भारत में 2 अन्य मेगा सिटीज ऐड हुए हैं, वो है हैदराबाद और बेंगलुरु। ऐसे सेंस में भारत में मेगा सिटीज की संख्या 6 हो जाती है, तो ये भी गलत है। कलकत्ता इज अ मेगा सिटी ऑफ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिया गया, और जिस पे अगर जल्दी में है तो आप गलती कर लेते हैं। इन्होंने वेस्ट इंडिया दिया, एक्चुअली कलकत्ता इज लोकेटेड इन ईस्ट इंडिया। कलकत्ता जो है पूरब में लोकेटेड है, सो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। और ये 50,000 वाले को मेगा सिटीज कहते हैं, इट्स अ करेक्ट वन। सो ये आपके तीनों ही चारों ही ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको गलती करा ले सकता था। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिविटी में टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे आपके। हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन समय के अनुसार एक छोटा मॉडल पेपर लेके इन 2 चैप्टरों को लेकर हमने बनाया था। ऐसे पैटर्न पे आप तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो वी कैन गो फॉर द सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हमें गलती करा लेता है। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स का आता है, जो आपको
भौगोलिक आंकड़े होते हैं या फिर इमेज होता है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये माइग्रेशन चैप्टर से है और इसमें मेल फीमेल माइग्रेशन को दिखाया गया है, एक मेल और फीमेल ऐसा है। और इसमें दोनों चीज को देखिए, ये दो तरह के आपको आंकड़े नजर आ रहे होंगे, ग्राफ। So these two different graphs are showing the different streams of migration. One is intrastate, one is interstate. One is within a state and between the states और among the states, ऐसा दो आंकड़ा आया है। अब यहाँ पे पूछा आपको पहले comprehension type का questions, which are the four streams of migration in India? आपको याद होगा कि रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, urban to urban, and urban to rural. So these are the four streams of migration or internal migration in India. आप ऐसे इस चीज को लिख सकते हैं, तो सिर्फ नाम ही पूछा हुआ है। Write the common feature in four streams of intra-state migration. See, they ask you intra-state migration. It means within a state, the migration of people. उसकी एक विशेषता, एक कॉमन विशेषता बताया है। तो कॉमन विशेषता ये है कि इंट्रा स्टेट में there is a maximum number of migration is of women and it is for marriage purpose, not for commercial purpose. जो अंतरराज्य प्रवास, अंतरराज्य और अंतरराज्य को शब्दों में समझें, जो राज्यों के बीच होता है, राज्यों के अंदर होता है, उसको हम अंतरराज्य कहते हैं, इंट्रा स्टेट। और दो राज्यों के बीच होता है, दैट इज अ इंटर स्टेट। सो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस ये है, जब इंटर स्टेट होगा देन यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ मेल माइग्रेशन एंड they will move from one place to other place for commercial purpose, education purpose and other purpose. But intra-state, the migration is mainly for marriage, and the main people of this group is a female, right? Female migration ज़्यादा होता है. In which stream is the number of female migrate is highest? Give the main reason. उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा आपसे, किस स्ट्रीम में महिलाओं का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, right? It's rural to rural, and the main reason is that they are moving from one place to other place for marriage, not for commercial purpose. ऐसा नहीं है कि आज के दिन में कॉमर्शियल पर्पस के लिए फीमेल माइग्रेशन होते नहीं है, होते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस, मेन अगर ग्रुप को देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंट ग्रुप जो नजर आएगा इज मेनली फॉर मैरिज रीजन। सो इस तरह के आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसको आप इवेलुएट करके आप मूल्यांकन अपना कर सकते हैं और उसके अनुरूप आपकी तैयारी कर सकते हैं। एक जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हॉट्स के रूप में ना कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जाता है जो एक एवरेज स्टूडेंट्स कम से कम जिसकी दक्षता इतनी हो कि 70-80% तक मार्क्स ला सकता हो, इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। भारतीय नगरों के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें 3 पॉइंट्स बनते हैं, दैट्स एंशिएंट सिटी, मेडिवल सिटी एंड मॉडर्न सिटी। अब देखिए जो लिखने वाले हैं, जो सबको कॉमन नॉलेज है, वो क्या करेगा कि इसके पार्ट्स बांट देंगे, आप 3 ग्रुप कर दीजिए। एक चीज और भी मैं बताता हूँ जो ध्यान दीजिए, एक ही आंसर को सभी बच्चे लिखते हैं और सभी को अलग अलग मार्क्स मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया हो तो सबसे पहले क्या करें कि उसका स्ट्रक्चर बना जाए, उसका एक संरचना बना जाए और फिर उसको एलोबरेट करें। संरचना का अर्थ ये हुआ कि आप यहाँ पे टेबल बना दीजिए, एंशिएंट सिटी को, मॉडर्न सिटी को एंड मेडिवल सिटीज को। मेडिवल पहले फिर मॉडर्न, ऐसा आएगा। ये 3 सिटीज को बना लिया। यहाँ पे इस ग्राफ के, इस स्ट्रक्चर के द्वारा एग्जामिनर को पूरा एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, किसे वैलिड पॉइंट याद है, राइट? अब देखिए हमारे पास ये बच्चे जो इसे आंसर लिखेंगे उसका सेकेंड लेवल ये होगा कि इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि एंशिएंट सिटी क्या होता है, मेडिवल सिटी क्या होता है, मॉडर्न सिटी क्या होता है। फिर अगर मैप में दिखा दीजिए देन उसमें कोई कमी न रहेगी, आपको सबसे बेहतर आंसर
का उसका अवार्ड मिलता है, आपको बेहतर अंक मिलते हैं। सो गो फॉर किसी भी आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए उसके हर एक पहलू को, मैप एरिया, स्ट्रक्चर एरिया और कीवर्ड्स को जरूर फॉलो करें, देन विल हैव अ बेटर आंसर। अब देखिए, कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बेस्ड ऑन फंक्शन क्लासिफाई द सिटीज ऑफ इंडिया। ये भारत के नगर का है, इसलिए ध्यान दीजिए कि सिटीज ऑफ इंडिया को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो देखिए, जब भी कोई इंफॉर्मेशन को याद करें, once you are going to remember the facts particularly of the sequence of development, तो उसमें आप सीक्वेंस बना लें एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे। जैसे कार्य हो गया, तो कार्य को इकोनॉमी के साथ जोड़ दीजिए। देखिएगा, कोई भी सिटी डेवलप होता है उसमें फंक्शन उसका एक प्रमुख एरिया होता है जिसके आधार पर उसका नामकरण होता है। सो जब भी इस सिटीज का विकास होगा तो सबसे पहले वो मिनरल टाउन होगा, वो खनिज नगर होगा। खनिज के कारण उस जैसे धनबाद हो गया, झरिया, दिग्बोई हो गया। इसके बाद जो सिटीज का विकास हुआ फॉर इंडस्ट्री। देखिए, खनिज से हमने इंडस्ट्री बनाया, इंडस्ट्री से हमने कॉमर्स बनाया, वाणिज्य बनाया। कॉमर्स ऐसे लिख दीजिए, वाणिज्य बना दीजिए। और वाणिज्य से हमने ट्रांसपोर्ट बनाया, दैट इज आपका परिवहन नगर बनाया। परिवहन नगर से हमने फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ा, प्रशासन होगा। प्रशासन से वहां पे प्रतिरक्षा होगा, गैरिसन सिटीज हो जाएंगे। और गैरिसन के बाद वह टूरिस्ट सिटी के रूप में आएगा। जो पूरा देश का विकास हो जाए, प्लेस का विकास हो जाए, तो वो जगह इस रूप में विकसित हो जाता है, वो दर्शनीय हो जाता है। अब देखिए, याद करना ये कितना आसान है। जैसा हमने ये रफ वर्ड्स में आपको बताया, इसको फेयरली ऐसा समझिए। सबसे पहले खनिज नगर, खनिज से विकसित हुआ तो औद्योगिक नगर, उद्योग विकसित हुआ तो वाणिज्य व्यापार विकसित हुआ, परिवहन विकसित हुआ, प्रशासन विकसित हुआ, फिर गैरिसन प्रतिरक्षा विकसित हुआ। और कोई भी प्लेस बहुत ही विकसित हो जाए हिस्टोरिकली, कल्चरली, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो एक प्रशासनिक नगर ना हो, वो एक पर्यटन नगर के रूप में हो जाता है, वो दर्शनीय हो जाता है। सो इस तरह आप इसको पॉइंट्स बना दें। अब पहले मैंने कहा, ठीक उसी तरह आप इसका स्ट्रक्चर बना दें। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद इन सभी को, अगर आप में दक्षता है तो मानचित्र में सभी को लोकेट कर दें, या फिर जो ग्रुप लिख रहे हैं उसके साथ छोटे मानचित्र में उसके प्रकार को लिख जाएं। देन एक बहुत ही अद्भुत सा वो आंसर हो जाएगा। और आपको अपनी भी क्षमता पे लगेगा कि हमने एक अच्छा सा प्रयास किया है। नाउ गो फॉर दिस एरिया। आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको वर्टिकल क्वेश्चन ना हो के हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बहुत सारे एरियाज होता है, लिखने की क्षमता होती है और सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उन चीजों को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रवास के परिणाम की व्याख्या करें। एक परिणाम होता है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। पहला परिणाम जो होता है वो क्या होता है? डेमोग्राफिक। इसे हिंदी में जनांकिकी कहते हैं। अब जनांकिकी में अब लिखना देखिए कितना आसान है, और उसको याद भी रखना कॉन्सेप्ट के आधार पे। एक जनांकिकी का हर एक पहलू होता है। देखिएगा, एक जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे सेक्स रेशियो का अध्ययन हो रहा है, बर्थ रेट का स्टडी हो रहा है, वहां पे रिलीजन का स्टडी हो रहा है, कास्ट ग्रुप का हो रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का हो रहा है, एज कंपोजिशन का हो रहा है। इन सभी में क्या परिवर्तन आता है उसको आप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख जाइए। जैसे देखिए कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमने एक पॉइंट लिया और इसको फिर से एलोबरेट किया। ध्यान दीजिए कि हमें जब भी आंसर को लिखना है तो वैल्यू पॉइंट तो जरूर लिखें। वी शुड राइट by writing the point of sub point of that area। हमने डेमोग्राफिक रिमेडीज, डेमोग्राफिक इम्पैक्ट हमने लिखा, लेकिन उसका सब पॉइंट क्या बनाया? डिफरेंट। जैसे ग्रोथ हमने पहला बनाया, तो ग्रोथ क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों का पॉपुलेशन कम हो जाएगा
और अर्बन एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि माइग्रेशन रूरल एरिया से हुआ है, अर्बन का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ये डेमोग्राफिक फर्स्ट चेंज आएगा। सेकंड ये चेंज आएगा, दैट इज सेक्स रेशियो। आप ध्यान दीजिए कि जो माइग्रेशन होगा, मेनली मेल का माइग्रेशन कम हो ज्यादा होगा, फीमेल का माइग्रेशन कम होगा, अगर रूरल टू अर्बन देखें तो ऐसे सेंस में क्या होगा, रूरल एरिया का सेक्स रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा और अर्बन एरिया का सेक्स रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को इस सेंस में समझें, अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, अगर महिलाओं की संख्या कम है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। सो रूरल एरिया विल हैव पॉजिटिव सेक्स रेशियो एंड अर्बन एरिया विल हैव नेगेटिव सेक्स रेशियो। अब देखिए यहाँ पे दोनों एरिया में एज कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। इसको ध्यान से इसे समझिए कि जो माइग्रेशन होता है वो ओल्ड सीनियर सिटीजन के कम होते हैं या फिर बहुत छोटे बच्चों के कम होते हैं। मेनली द माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन मैच्योर पीपल, जो काम करने वाले लोग हैं उनका माइग्रेशन होता है। सो ऐसे सेंस में क्या होगा, the rural area will be the area of dependent population and the urban area will have a working population, जो मैच्योर पीपल का पॉपुलेशन हो जाएगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पे लिटरेसी में चेंज आएगा, साक्षरता में चेंज आएगा। देखेंगे जो माइग्रेट करता है वो आमतौर पे लिटरेट वर्क होता है, उसे काम करने की योग्यता होती है, दूसरे जगह जाकर काम कर सकता है। सो ऐसे सेंस में देखेंगे कि लिटरेसी रूरल एरिया का कम हो जाएगा और अर्बन एरिया का लिटरेसी बढ़ जाएगा। आई होप ये बात है समझ। अब देखिए कोई भी एग्जामिनर आपका कभी भी मार्क्स नहीं काटेगा अगर आपने डेमोग्राफी के हर एक पहलू को पॉइंट दिया है और उसको एलोबरेट किया है। सो वेरी वैल्यूबल आंसर आपका ऐसे ड्राफ्ट हो जाएगा। एक हो गया आपका डेमोग्राफिक इम्पैक्ट का, जो परिणाम हो गया माइग्रेशन का, वो डेमोग्राफी के सेंस में हो गया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा चीज जो मैं समझाना चाहता हूं कि माइग्रेशन के बाद इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक परिणाम भी आते हैं, आर्थिक परिणाम भी आते हैं। देखेंगे कि जो प्लेसेस है, माइग्रेंट प्लेस है, जहां पे माइग्रेशन हुआ है, दे विल गेट अ वर्किंग पॉपुलेशन, जिसके कारण वहां आर्थिक विकास होता है। और जहां से माइग्रेशन हुआ है, एमिग्रेंट प्लेस पे, दे गेट इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम अदर एरिया। सो नेटिव प्लेस को हुंडी मिलता है, चेक मिलता है और इस प्रकार उसका विकास होता है। जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करें, जो अदर कंट्रीज में हमारे इंडियंस हैं तो हमें उससे फॉरेन करेंसीज मिलती है, या फिर हमारे अदर स्टेट्स में है तो डोमेस्टिक स्टेट्स के लोगों को उनकी इकोनॉमिक जीविकोपार्जन का साधन मिलता है। सो इकोनॉमिक ऐसे लिख लेंगे। देखिए सोशल कल्चरल चेंज भी आते हैं, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी आते हैं, कल्चरल चेंजेस, सी राइट। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं, प्रभाव भी होता है। इसको थोड़ा सा देखिए कि एक नगर से व्यक्ति गांव से नगर आया है, या फिर स्टेट कैपिटल की बात कर लीजिए, देश की राजधानी की बात कर लीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां भारत के सभी राज्यों से नागरिक आते हैं और अपने देश में एक समेकित संस्कृति, एक मिली जुली संस्कृति का विकास करते हैं। तो माइग्रेशन जो है टॉलरेंस क्रिएट करता है, दूसरे संस्कृति को समझने में मदद करता है और फिर इस प्रकार एक समेकित संस्कृति, एक मिलीजुली संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। सो कल्चरल चेंजेस भी आते हैं, लैंग्वेज एक दूसरे एरिया से मिक्स होता है। सामाजिक थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखिए। जो नगरीय क्षेत्र में प्रवास लेते हैं उनमें देखिएगा कि अगर सेमी स्किल्ड है, अर्ध शिक्षित है और अर्ध कुशल है तो उन्हें जॉब नहीं भी मिलता है और बेरोजगारी की समस्या आती है, एक बड़ा सा इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज, नगर ऐसा है जो प्रगाढ़ संबंध का क्षेत्र नहीं होता है, दे आर नॉट वेरी क्लोजली, दे डोंट हैव कोहेशन आल्सो, बहुत ज्यादा कोहेशन नहीं होता है जितना ग्रामीण क्षेत्र में होता है। सो इसके कारण आइसोलेशन आता है, उसमें एकाकी जीवन की शुरुआत होती है और इसके कारण ड्रग्स अपराध की समस्याएं भी आती है। तो सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट भी है।
इसके बाद जो देखेंगे इस एरिया में, लास्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं, दैट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस और इम्पैक्ट। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है और ज्यादातर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखिएगा कि संसाधन और जनसंख्या के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होता है, पॉपुलेशन ज्यादा हो संसाधन कम हो, तो उसके कारण प्रदूषण की समस्या आती है और नगरीय क्षेत्र इस प्रकार की समस्याओं का केंद्र बन जाता है, जहां स्लम्स का विकास और ड्रेनेज की समस्या, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन की समस्या नेगेटिव रूप से आती है। सो इस प्रकार जब हम आंसर को लिखने चले तो ध्यान दें कि हम दोनों ही चीज को लिखें, पॉजिटिव चीज को भी लिखें और नेगेटिव प्रभाव को, दोनों ही सेंस में जितने ही पॉइंट आपने बनाए हैं उसमें दोनों सेंस को लेकर चलें। तो स्टूडेंट्स ये एरिया था कि आप देखिए कि हमने जिस तरह के क्वेश्चन को डील किया, फर्स्ट एमसीक्यू एरिया था, देन यू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन, और 3 मार्क्स क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहां पे आपको इमेज और डेटा नजर आ रहा है, उन चीजों से सावधान रहना है, उसको केयरफुली करना है। देन यू हैव 5 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं एंड सम हॉट्स भी आते हैं, उसको ख्याल करके अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ वी हैव द लास्ट चैलेंज, दैट इज अ मैप सेक्शन। इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ा उत्प्रवासी राज्य, the state having the largest number of emigrant, not immigrant, emigrant, जहां से सबसे ज्यादा उत्प्रवासी हो, ऐसा पॉपुलेशन जो उस एरिया को छोड़ने वाला हो, वो स्टेट आपका यूपी है। अगर इसका भी सीक्वेंस पूछ दे कि उन राज्यों को लिखें जहां से सबसे ज्यादा प्रवास होता हो, तो सबसे ज्यादा प्रवास उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार एंड फॉलोड बाय राजस्थान। भारत के 3 राज्य हैं जहां प्रवासी दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। सो वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। सबसे फर्स्ट नंबर हमारा राज्य हो गया, वो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार सेकेंड रैंक, एंड थर्ड रैंक स्टेट हो गया हमारा राजस्थान। लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है अब भी, जो हमने मॉडल डिस्कस किया, कि भारत में किस राज्य से सबसे ज्यादा उत्प्रवासी या एमिग्रेंट होते हैं। सो वी कैन गो फॉर यूपी, और अन्य राज्यों को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे मार्क करके देख लिया कि तीनों के तीनों राज्य आपको याद हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा मेगा सिटीज। सो ऐसे सेंस में जब पश्चिमी भारत के मेगा सिटीज को मार्क करें तो इसको मार्क करें, दैट इज ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा मेगा सिटीज वो है आपका पश्चिमी भारत का ग्रेटर मुंबई, वैसे भी सबसे बड़ा मेगा सिटीज है, इसको इस रूप में उसको मार्क कर जाइए। उसके बाद कहता है कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इमाइग्रेंट, ऐसा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा अप्रवासी आते हो, आने वाला स्टेट जब रिसीव करता हो, तो ऐसे राज्य में जो है हम इन राज्यों को मार्क करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिसीव करता है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या का पलायन है। ये कहता है द लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन से जोड़कर आपको चेक करने की कोशिश किया है एग्जामिनर ने, और जो बच्चे बहुत अच्छे जानते भी होते हैं उनको डायरेक्शन संबंधी गलतियां हुआ करती हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी डायरेक्शन को लें, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसा है। अब ये कहता है साउथ ईस्ट, ये ऐसे मार्क कर दीजिए, तो ये हुआ साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट जो है इंडिया के मैप पे ऐसे क्रॉस कर लें, ऐसे क्रॉस कर लिया, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसका जो साउथ ईस्ट आता है वो आपका चेन्नई आता है। सो द साउथ ईस्टर्न सिटी ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इट विल बी चेन्नई। आपको लास्ट मैप वर्क पूछा 5वां,
जो 5 मार्क्स के इंडियन ज्योग्राफी से मैप वर्क होते हैं, उसमें पूछा द लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे नए मेगा सिटीज कर्नाटक से ऐड हुआ है और वो आपका है बेंगलुरु, तो उसको मार्क कर जाइए। सो इस तरह अगर मानचित्र कार्य और सभी सेक्शन को कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी लेवल पे कोई भी गलती नहीं होगा और आप बड़ी दक्षता से पूरे ही मार्क्स के लिए प्रयास कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन अच्छे हो सकते हैं। जरूरत यह है कि सभी के सभी चैप्टर्स पे इस तरह के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाइए और लॉन्ग आंसर और मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो एरिया आपका एक बेहतर एरिया के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये डिस्कशन था स्टूडेंट्स, वो था आपका ऐसे एरिया का जो एरिया था हमारे जो मॉडल पेपर के रूप में हमने डिस्कस किया। आपकी दो महत्वपूर्ण चैप्टर, माइग्रेशन और ह्यूमन सेटलमेंट, और इससे संबंधित जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पहला उद्देश्य था। जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया है, माने भूगोल का एरिया है, उसके 10 चैप्टर्स हैं, राइट। ये 10 चैप्टर्स, 10 to 12 चैप्टर्स हैं। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 चैप्टर्स और इंडियन ज्योग्राफी का 12 चैप्टर। हमने 12 चैप्टर किया है। ये 10 चैप्टर जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसकी शुरुआत आज है। सो वी आर गोइंग टू बिगिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की, वो बहुत सारी चीजें हैं और लैंग्वेज की जरूरत बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग है, इसमें फैक्ट्स कम है। जैसे हमने डील किया अभी चैप्टर्स को, माइग्रेशन को और मानव बस्ती को, वहां आपने देखा हो बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। यहाँ पे डेटाज नहीं है, आंकड़ेज नहीं है और प्लेसेस नहीं है। उसे आप कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे और उन सभी चीज को अच्छे लैंग्वेज में तैयार करें, तो उसमें आपको दक्षता और विकास की संभावना मिलेगी और गलती कम होगा। तो मैं इस चीज को शेयर कर रहा हूं कि भारत के विश्व भूगोल के क्रम में ये एरिया है आपके पास, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये आज का एजेंडा था। हमने ये एरिया को अभी पूरा किया है और जो फर्स्ट एरिया है उसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सो अगेन आपका फिर से स्वागत है और इस सेक्शन में आप मेरे साथ कैपेसिटी को जनरेट करें कि आने वाले एग्जाम अच्छे हो जाएं। सो यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप है, उस एरिया में जो स्टडी एरिया है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज जो है वो है आपका डुअलिज्म। हिंदी में इसे द्वैतवाद कहते हैं, द्वैतवाद या डुअलिज्म। इस बात को समझिए कि किसी भी बात पे एक आंतरिक चिंतन, मंथन, द्वंद्व जो विचारों को जन्म देता हो और एक विषय वस्तु पर कई विचार बनते हो, उसे हम द्वैतवाद कहते हैं। So it's related to inner conflict of thoughts which gives the different view on one particular subject, that is a dualism. उसे हम द्वैतवाद कहते हैं। सो भूगोल में ये द्वैतवाद है। ये आपका तीनों पॉइंट्स आपको फर्स्ट पेज पे नजर आएगा कि द्वैतवाद क्या है और कितनी प्रकार के द्वैतवाद होते हैं। सो वी हैव थ्री मेजर dualism in geography. The first one is a systematic and the second is regional. इसे बहुत अच्छे समझिए तो ज्योग्राफी के माने फाउंडेशन आपका हो जाएगा और आप बेहतर ढंग से उसे आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा वो एरिया है दैट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वो है सिस्टमैटिक। इसे हम अगर लिखें हिंदी में तो ये होता है क्रमबद्ध। सिस्टमैटिक क्या हुआ? क्रमबद्ध। इसको समझिए ऐसे, जैसे पूरा विश्व है, संपूर्ण विश्व, और इसमें हमने कोई ज्योग्राफिकल एक विषय वस्तु लिया, कोई एक विषय वस्तु जो विश्व के संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हों,
वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। जैसे आप जान लीजिए कि हमने एक विंड को स्टडी करने जा रहे हैं, माउंटेन को पढ़ने जा रहे हैं, तो माउंटेन हम भारत का हिमालय ही ना पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी एंडीज भी पढ़ेंगे। सो विश्व के जितने माउंटेन्स हैं उसको आपने एक जगह पढ़ लिया विश्व के संदर्भ में, इसे हम क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फेनोमेना अक्रॉस द ग्लोब इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो ये जो किसी भी ज्योग्राफिकल स्टडी का बेस होता है अंडरस्टैंडिंग का। दूसरा ज्योग्राफी है जिसको हम कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। इसको बोलते हैं हम प्रादेशिक भूगोल। इसको ऐसे समझिए कि आपका कोई एक प्रदेश है, आपका देशी हो, राज्य हो, डिस्ट्रिक्ट हो, राइट, उसका आप डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। उसका पॉलिटिकल, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, जितने भी टॉपिक हैं उस प्रदेश विशेष का आप डिफरेंट टॉपिक्स में अध्ययन कर रहे हैं। सो ऐसे स्टडी को बोलेंगे हम रीजनल ज्योग्राफी। Sometimes they can ask you to write difference between systematic geography and regional geography. Suppose you have the subject contents like geomorphology, you have a climatology, oceanography. These are the part of systematic geography. We have the study of continents, country and states. These are the part of regional geography. So प्रादेशिक भूगोल में हम किसी एक प्रदेश के विषय वस्तु को अध्यायों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे भारत का हम इंडिया के लिए पढ़ रहे हो तो भारत का भूगोल देखिएगा कि डिफरेंट टॉपिक्स है और भारत के संदर्भ में है, तो आपका भारत का एक प्रादेशिक भूगोल है। जो स्टेट स्टडी करते हैं बच्चे अपने स्टेट को, तो स्टेट को देखिएगा डिफरेंट टॉपिक्स में लिखा होगा, पॉलिटिकल, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो ये आपका रीजनल एस्पेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से सिस्टमैटिक और रीजनल आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे। बुक में सिर्फ इस शाब्दिक तौर पे बताया हुआ है, द फर्स्ट इज रीजनल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक। इडियोग्राफी मींस डिस्क्रिप्शन, दैट इज वर्णन, किसी प्रदेश का वर्णन, दैट इज इडियोग्राफिक। सो भूगोल में देखिएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया होता है, उसे हम कहते हैं इडियोग्राफिक। और नोमोथेटिक वो होता है जिसमें हम सिद्धांत बनाकर पढ़ते हैं। सो बाय क्रिएटिंग अ थ्योरी, बाय कंपोजिंग अ थ्योरी फॉर पर्टिकुलर थीम, उसको बोला जाएगा नोमोथेटिक ज्योग्राफी। सो इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक आपको नाम दिया हुआ है। द सेकेंड इज हिस्टोरिकल एंड नोमोथेटिक और थियोरिटिकल। हिस्टोरिकल को ऐसे यहाँ कैपिटल लिखें और ऐसे लिख सकते हैं। इसको हिस्टोरिकल को क्रोनोलॉजिकल भी कहते हैं। जैसे देखिए ऐतिहासिक क्रम में किसी स्थान को और भूगोल के संदर्भ क्षेत्र को पढ़ रहे हो, इट विल बी क्रोनोलॉजिकल और हिस्टोरिकल व्यू ऑफ ज्योग्राफी। और किसी विषय वस्तु को आपने सिद्धांत बना लिया, जिसे आपको याद होगा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ नोमोथेटिक ज्योग्राफी। एग्जाम्पल हो गया उसका, राइट। सो ये तीन द्वैतवाद हैं और मेरे ख्याल से जो आपका कंटेंट्स मैटर है उसमें इसका जो पूरा व्यू बनता है वो 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि उसका डिटेल आपके पास नहीं है, बुक में उसको डिटेल बताया नहीं गया है। बट अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर द कमिंग डेज। आप आगे पढ़ने जाएंगे तो उसमें ये तीनों द्वैतवाद आपको नजर आएगा। द्वैतवाद क्या है और द्वैतवाद के कौन कौन से रूप हैं। सो अब देखिए हमारे पास एक एरिया आया जो आपको लैंग्वेज बेस्ड एरिया है। पूछा जाएगा कि मानव भूगोल में कौन कौन से उपमानों का प्रयोग हुआ है। What are the main metaphors used in human geography? Metaphors हम उपमा कहते हैं, तुलना कहते हैं, किसी दूसरे चीज से उपमा किया जाता है। सो मानव भूगोल का एरिया है, इसलिए मानव के अंगों को लेकर भौगोलिक संदर्भों को बताया गया है, भौगोलिक थीम को बताया गया है। जैसे देखिए हमने ऐसा पढ़ा कि आपका चक्रवात है, तो चक्रवात के सेंटर में
एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। तो मानव की आंख से तुलना किया गया चक्रवात के सेंटर को। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में डिफरेंट मेटाफर्स हैं जो आपको लिखने दिया जाता है कि प्रमुख उपमानों को लिखें। सो वन इज आई ऑफ साइक्लोन। उसके बाद देखिए दूसरा, इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा एग्जाम में, ये पॉइंट बनाए और उसको एक्सप्लेन कर जाए। कहते हैं फेस ऑफ अर्थ। जैसे देखिए मानव का फेस है, उस पे डिफरेंट ऑर्गन्स नजर आते हैं, वैसे पृथ्वी के सतह पर भी माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, डेजर्ट्स, लेक्स नजर आते हैं। सो दिस टोपोग्राफी आर नेम्ड एज अ फेस ऑफ अर्थ। इसे हम पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का चेहरा ऐसा कहते हैं। प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स मिट्टी के लिए प्रोफाइल्स का यूज किया जाता है, परिच्छेदिका का यूज किया जाता है। एक जर्मन ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि कोई राज्य या कोई भी देश एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको उन्होंने लिवेंस्ट्रम कहा। कहा कि जीवित प्राणी की तरह राज्य बढ़ता है या फिर विकसित होता है, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन। जैसे देखिएगा किसी देश का परिवहन व्यवस्था है, उस परिवहन व्यवस्था को आर्टरी या धमनी के रूप में परिभाषित करते हैं, और उन चीजों को इस रूप में लिख सकते हैं कि इस तरह के 5 उपमान है। हमने 5 उपमान को लिया कि मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू रिमेंबर द मेटाफर्स इन ज्योग्राफी, it is compared with a human body and the parts of human body। इसको इस रूप में, पार्ट्स के रूप में इसका यूज होता है। so, इन मेटाफर्स को, उपमानों को याद रखें। अब देखिए यहाँ पे मानव भूगोल की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है। इन विद्वानों में हमेशा 3 विद्वान हमारे बुक का हिस्सा है, रेडजिल है, येल सिंपल है, बेटा डे लाप्लास है ना। रेडजिल एक निश्चयवादी थे और उन्होंने बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच एक संश्लेषित अध्ययन है। ईल सिंपल ने कहा कि परिवर्तनशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंध का अध्ययन भूगोल है। और ब्लास ने कहा कि भौतिक नियम जो मानव और प्रकृति को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल है। सो इन तीनों को जो हमने यूज किया, आप ध्यान दीजिए कि हमने कीवर्ड को यूज किया, संश्लेषित अध्ययन है। दूसरे में हमने क्रियाशील मानव, परिवर्तनशील पृथ्वी और उसके परिवर्तनशील संबंध को बताया। और ब्लास के परिभाषा में हमने भौतिक नियम और मानव क्रियाओं के संबंध को बताया। तो अगर परिभाषा का जिस्ट आपको याद है और उसके कीवर्ड याद है, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कोई एक परिभाषा, अब तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, फिर भी परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। एक है आपका ये फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। आपको 3 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और मेरे साथ इसको विकसित करें, इसको डेवलप करें। देखिएगा कि you have physical environment. Physical environment means the environment related to the nature। अब जैसे देखिएगा कि टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन्स अर्थ हुआ कि वहां की भूआकृति, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, ये क्या हुआ आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का पहला हिस्सा हुआ। दूसरा वहां का क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट होगा उस तरह का वहां का विकास नजर आएगा। तीसरा चीज है वहां का सॉइल, वेजिटेशन। ये जितने एलिमेंट्स हो गए, दीज आर फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट, जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो, जो मानव ने विकसित किया गया हो, जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सभी को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। एक बार एक हॉट्स क्वेश्चन आया, आप देखिएगा 12-14 के सीबीएसई पेपर में पूछा गया, मानव ने भौतिक वातावरण को लेकर मानवीय वातावरण का विकास किया है, व्याख्या करें।
तो देखिएगा जहां पे जैसा भौतिक वातावरण होगा उसके अनुरूप मानवीय वातावरण विकसित होते हैं। इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपका डिफरेंट टोपोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, माउंटेन एरिया का, प्लेन एरिया का और प्लेटूज एरिया का। देखिएगा उसका कंस्ट्रक्शन हाउसेस का वो डिफरेंट होगा। ऐसे डिफरेंट क्लाइमेटिक एरिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अलग होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलग होगा, राइट। सॉइल के अनुसार डिफरेंट क्रॉप्स हो जाएंगे। तो इन चीजों को आप एक दूसरे से जोड़कर हॉट स्टेप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा दे दें कि भौतिक वातावरण और मानवीय वातावरण की व्याख्या करें, तो जनरल क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जो आने वाले दिनों में जब ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट होंगे वहां पर भी आएगा, और इस एरिया में एक कोई कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। सो यू हैव डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। इसको हम कह सकते हैं निश्चयवाद, निश्चयवाद यह हुआ आपका डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म हुआ संभववाद ऐसा, और नव संभववाद। अब देखिए नव निसंभववाद न लिख के नव निश्चयवाद ऐसा लिखे। हमने थोड़ा सा इसको काटा, संभववाद ना होके इसको कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। तो हिंदी के शब्द आ गए नव निश्चयवाद, संभववाद और निश्चयवाद। अब देखिए एग्जामिनेशन को डील करने के लिए हमें जरूरी है कि सभी पे कम से कम 3 पंक्ति कॉन्सेप्ट के रूप में आपको याद हो। मैं निश्चयवाद की बात बताता हूं पहले कि देखिए मानव जो प्रारंभिक जीवन में था, in a very early age, so human being did not have a proper technology. उनके पास पूरी तकनीक ही नहीं था, and they had fear from nature. वो प्रकृति से डरता था। ऐसे कंडीशन में ये मान लिया कि मानव प्रकृति के अनुसार जीता है, मानव एक पैसिव एजेंट है और प्रकृति एक एक्टिव एजेंट है। यानी कि मानव और प्रकृति के संबंध में प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है और मानव प्रकृति के अनुरूप कार्य करता है, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। जैसे देखिएगा जो जैसा क्लाइमेट होगा उसी क्लाइमेट के अनुसार आदमी ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है और अपनी संस्कृति का विकास करता है। इस विचारधारा के जो सबसे बड़े समर्थक थे और जिस विचारधारा को दिया वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेटजिल थे। तो देखिए यहाँ पे हमें वैलिड पॉइंट चाहिए आंसर लिखने के लिए। सो इस पॉइंट में कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण। पहला क्या होगा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक स्टेटमेंट में अगर डिटर्मिनिज्म की परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के अनुसार व्यवहार करे, वो विचारधारा निश्चयवाद है। दूसरी बात ये हो गई, इसमें कहा गया कि मानव एक पैसिव एजेंट है और प्रकृति एक एक्टिव एजेंट है, यानी कि मानव सक्रिय एजेंट नहीं है और प्रकृति एक सक्रिय एजेंट है। तीसरी बात लिख जाइए कि इस विचारधारा को रेटजिल ने दिया था। तो ये बातें कंफर्म रूप से मैसेज हो जाएगा। पॉसिबिलिज्म दूसरी विचारधारा, इसको जानिए। पॉसिबिलिज्म की विचारधारा है, उसमें इसका बैकग्राउंड जानिए तो याद रहेगा कि ऐसा हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई और मानव ने कुछ यंत्रों का विकास किया, मशीन का विकास किया, और उस मशीन के विकास के द्वारा, वैज्ञानिक तकनीकी के विकास के द्वारा एक विचारधारा विकसित हो गई कि मानव प्रकृति का दास नहीं है और इन तकनीकी के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी छांट के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार जी सकता है। सो ये विचारधारा जो है डिटर्मिनिज्म के जस्ट अपोजिट हो गया। वहां पे प्रकृति शक्तिशाली था, यह मानव शक्तिशाली हो गया। इसमें यह कहा गया कि ह्यूमन बीइंग इज एक्टिव एजेंट एंड जो
प्रकृति है वो पैसिव है, एंड मैन कैन लिव विथ देयर चॉइस, ह्यूमन बीइंग कैन लिव विथ देयर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार परिवर्तन करके जी सकता है। ये हो गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। कभी कभी उल्टी बात समझ में आ जाती है एग्जामिनेशन में लिखने में, एक हुआ प्रकृति का मानवीकरण और एक मानव का प्रकृतिकरण, दोनों को मैच कीजिए तो मानव का प्रकृतिकरण हो गया डिटर्मिनिज्म, और प्रकृति का मानवीकरण ये संभववाद हो गया। ये संभव मीन्स पॉसिबिलिज्म, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया। इसकी जो सबसे पॉसिबिलिज्म शब्द को देने वाला जो ज्योग्राफर था थे वो जर्मनी के, सॉरी फ्रांस के फैब्रे थे, और जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, सबसे बड़े समर्थक और इस विचारधारा को विकसित करने वाले जर्मनी के बेडाल डी ला ब्लास हैं। सो ब्लास ने संभववाद को विकसित किया और कहा मानव अपनी छांट के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार, तकनीकी के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करके जी सकता है। तो इस तरह की विचारधारा को लिखेंगे। अब उसके बीच की विचारधारा जो बाद में आई, एक ज्योग्राफर थे टेलर, टेलर ने इस विचारधारा को दिया कि न्यू डिटर्मिनिज्म में किसको कहा, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद माने ऐसी विचारधारा जिसमें ना तो प्रकृति शक्तिशाली है और न ही मानव शक्तिशाली है। मानव प्रकृति के बीच का संबंध ऐसा है कि इन्होंने कहा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है और प्रकृति हमें सलाह देती है, और उस सलाह के अनुरूप अगर मानव व्यवहार करे तो प्रकृति मानव का संबंध एक बेहतर बना रहेगा, और इस प्रकार एक दूसरे को डोमिनेट करने की बात ना होगी, बल्कि एक सस्टेनेबल विकास होगा, एक ड्यूरेबल विकास होगा। सो इसे हम सतत पोषणीयता से, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। तो फिर 3 पॉइंट्स की बात करता हूँ वैल्यू पॉइंट के। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय टेलर, इट इज आल्सो नेम्ड एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। By this theory, we can see that nature works like a traffic police, gives suggestion to human being, advice to human being, and we work along with the guidance of, with the suggestion of nature. जैसे प्रकृति हमें सलाह देती है उसके अनुरूप हम काम करते हैं। सो ये बीच की कड़ी है। आपके एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स इसमें से कोई एक सिद्धांत आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 3 मार्क्स का आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना है। तीनों को ये 3 वैल्यू पॉइंट्स हो तो गलती नहीं होगी आपसे। सो ये आपकी बातें आ गई। अब देखिए यहाँ पे अप्रोचेस ऑफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको ध्यान से दीजिए कि इसमें से कोई एक हिस्सा आपको बड़े क्वेश्चन में आ सकता है या फिर सेपरेट एरिया पूछता है। देखिए इसमें मुख्य बातें यह है कि भूगोल का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार इसके जो अध्ययन विधि है और विषय क्षेत्र विकसित हुए, इसका अध्ययन है। तो इन चीजों को समझें कैसे विकसित हुआ। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन पहला एज था। आप जैसे इसको कह सकते हैं कि एक औपनिवेशिक काल था, जो कॉलोनियल पीरियड था, उसमें डिफरेंट जो साहसी कार्यों के द्वारा नए जमीन की खोज की गई और उसका वर्णन किया गया। इन फर्स्ट स्टेज एक्सप्लोरेशन हुआ और उसका वर्णन हुआ, ये पहली अवस्था में ज्योग्राफी थी। और उसके बाद है रीजनल एनालिसिस। जब विश्व की जमीन की खोज कर ली गई तो फिर उसको एक रीजनल एनालिसिस, जैसे हमारे पास अफ्रीका का एरिया है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, इस तरह के रीजनल से एरिया का एनालिसिस किया गया, महाद्वीप के आधार पे, प्रदेश के आधार पे उसका एनालिसिस किया गया, उसे हम प्रादेशिक विश्लेषण कहते हैं। उसके बाद है एरियल डिफरेंशिएशन, उसको कहते हैं हम क्षेत्रीय विभेदन। ऐसा जान लीजिए कि दो प्रदेशों के बीच जो भिन्नता है, डिफरेंसेस हैं, उसका विश्लेषण करना
आपका ये कहलाया आपका एरियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसको सीक्वेंस के रूप में ऐसा समझें कि दो प्रदेश है, दो महाद्वीप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर एशिया है, यूरोप है, ऐसे महाद्वीप का एक विश्लेषण हो गया। अब इन महाद्वीपों का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि इन प्रदेशों के जो डिफरेंट एरियाज हैं, फिजिकल एरियाज हैं, ह्यूमन एरिया है, इकोनॉमिक एरिया है, संसाधन है, उन सबों का डिटेल स्टडी हो जाएगा। सो ये जो आपका प्रादेशिक विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन जो है, हमें दो एरिया को कंपेयर करने का बहुत बड़ा शक्ति देता है, और जिसके कारण ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होती है। जो फोर्थ स्टेज है, जो भूगोल में 1950s और 60s में आया, आपको ये पूछता है कि 1950s और 60s में भूगोल में कौन से उपागम आए और भूगोल को एनरिच किया। इन चीजों में देखेगा कि भूगोल पहले दर्शन से प्रभावित था। भूगोल में जितने भी कंक्लूजन आते थे वो दर्शन आधारित थे, अनुभविक आधारित थे। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, कोई गणित का उपयोग नहीं था, कोई कंप्यूटर साइंस का उपयोग नहीं था, जिसके कारण साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं आते थे। सो इन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो स्थानिक संगठन लिखेंगे, स्थानिक संगठन, दैट इज ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बातें आई कि भूगोल में the use of science in geography, the use of statistics, the use of physics, the natural laws, और इन चीजों कंप्यूटर साइंस, इन सबों के उपयोग के द्वारा भूगोल का एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया गया जिसमें वैज्ञानिक निष्कर्ष, साइंटिफिक कंक्लूजन सामने आए, और भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में इस एज में विकसित हुआ। सो जितने भी हमने अप्रोचेस पर है, उसमें एक वाइटल एरिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, जहां से भूगोल का फेस चेंज हो गया। आज के दिन में देखिए जीआईएस, जीपीएस, ये सारे इसके देन है कि हमारे यहाँ इस भूगोल में ये अप्रोच डेवलप हुआ, बाद में उसका यूज हुआ। अब देखिए 1970 का दशक था, 1970 का स्टेज था, जिसमें ये तीनों बातें आई। वेलफेयर स्टेज आया, और रेडिकल आया, और बिहेवियर आया। कल्याणकारी उपागम आए, उसके बाद रेडिकल्स आए, और उसके बाद व्यवहारवादी आए, राइट। वेलफेयर अप्रोच वो था जो व्यक्ति के जीवन की मूल आवश्यकताओं से रिलेटेड था। रेडिकल्स में यह माना गया कि मानव जीवन में जो व्यक्ति है उसमें आर्थिक स्थिति व्यक्ति का आर्थिक विकास से जुड़ा होता है, सामाजिक स्थिति आर्थिक विकास से जुड़ी होती है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। और बिहेवियर में कहा गया कि मानव व्यवहार के कारण उस प्रदेश और उस समुदाय का विकास प्रभावित होता है। कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि आज के दिन में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसका रिलेशन ह्यूमन बिहेवियर से होता है। लोकेशन एस्पेक्ट आज के दिन में कम महत्वपूर्ण रह गए हैं। जैसे कोई ऐसे एग्जांपल मैं बता दूं कि सपोज कोई बीच एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहां पे आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है, तो आइसक्रीम इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि वहां पे रॉ मटेरियल है, इसलिए है कि बिहेवियर ऑफ पीपल है कि वहां जो टूरिस्ट जाते हैं आइसक्रीम यूज करते हैं। इस तरह की एग्जांपल को आप याद रख के इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इन ज्योग्राफी, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में ये है कि भूगोल जो है एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में आर्थिक क्रिया विकसित हुई जहां स्थानीयकरण के कारक महत्वपूर्ण नहीं रह गए, वहां के लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण रह गए। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि पहले ये पढ़ते थे कि जहाँ पे कच्चे माल हैं, जहाँ पे स्थानीयकरण के कारक हैं, वहां पे इंडस्ट्री का लोकेशन होता है। लेकिन आज के दिन में जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल फैक्टर्स हैं, वो इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। सो इस संदर्भ में आप अप्रोचेस को लिखेंगे। अब मैं बता दूं कि इस एरिया में हमें क्या करना है। अगर ये 5 मार्क्स का सभी क्वेश्चन आता है, वेल एंड गुड। आपको आमतौर पे जो पूछा जाता है, आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से 3 पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिए। और इन तीनों में डिफरेंट जरूर याद कर लीजिए कि वेलफेयर अप्रोच, रेडिकल अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच में क्या अंतर है।
सो अगर इस तरह का अप्रोच आपके पास है तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। सो ये आपका एरिया था। अब देखिए हमारे पास डिस्कस करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज से को स्टूडेंट सबसे कम पढ़ते हैं और लास्ट में वो चीजें आपको पेनफुल स्थिति बनाता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आमतौर पे गलत हो जाते हैं। सो इस सेक्शन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिविटी की संभावना रहती है। सो ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को हमने कभी ऐसा कुछ कोड किया, सनराइज डबल ए, ऐसा कुछ लिखा। मैंने अपने तौर पे इसको कोड किया इसलिए कि हमें ये सभी सेक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी याद हो। सनराइज में एस से हुआ सामाजिक भूगोल, ये अर्बन ज्योग्राफी हुआ यू से, एन से हुआ नगरीय भूगोल, आर से राजनीतिक भूगोल, और फिर जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। सो ऐसा हमने अपने लिए कोड किया। जब भी आप किसी फैक्ट्स को, जहां पे आपको ये परेशानी लगती हो कि ये फैक्ट्स हमें याद रहेगा ना रहेगा, तो यू कोड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आपको जो अच्छा लगता हो उसके अनुसार अपना कोड बनाए, तो वो इंफॉर्मेशन आपके रिटेंशन में रहता है और हम याद रख पाते हैं। एनीवे, मानव भूगोल के हम ब्रांचेस को याद रखें तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, उसके बाद आर्थिक भूगोल और आवास भूगोल प्रमुख रूप से मानव भूगोल का हिस्सा बनता है। आपके एग्जामिनेशन में 5 ही ब्रांचेस पूछे जाते हैं। व्हाट आर द 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मैं फिर से उसके रूप में बता दूं। दैट इज पहले क्या हुआ, सामाजिक भूगोल, सन से ऐसा हुआ, नगरीय भूगोल, उसके बाद राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल और फिर आर्थिक भूगोल। ये आपको बहुत क्लियर से 5 पॉइंट्स याद हो गए होंगे ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे। उसके बाद देखिए इसकी ब्रांचेस को आपको अन्य विज्ञानों से जोड़ के पूछता है। अगर सपोज हमने पढ़ा सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, कभी कभी क्या करेगा टफ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको या आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सामाजिक भूगोल के 5 ब्रांचेस को बताइए। सो यू हैव व्यवहारिक भूगोल, जैसे बिहेवियर ज्योग्राफी हुआ, उसके बाद हुआ चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। ऐसे भूगोल जो है आपको सामाजिक भूगोल का हिस्सा बनता है। जनसंख्या भूगोल में हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम डिफेंस का एरिया पढ़ते हैं। एक एरिया है जो आपको लास्ट में एरिया जोड़ के पूछता है उसके ब्रांचेस को, जैसे हमें आर्थिक भूगोल के ब्रांचेस को पूछते, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये याद करना और भी आसान है। जैसे आप इसको मार्क करना चाहिए कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर, तो उसमें फिर से आप आर्थिक क्रियाओं से उसको जोड़ जाइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जोड़ जाइए, तो चीजें बहुत जल्दी याद होगा। जैसे देखिएगा कि सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ज्योग्राफी का हिस्सा बनता है, दैट्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आपका पहला एरिया हुआ दैट इज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, दैट्स कृषि भूगोल। जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो तो पहला एरिया क्या बनेगा, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अब देखिए किसी देश में अर्थव्यवस्था का विकास, एग्रीकल्चर का विकास हो गया हो तो उसके बाद जो विकास होगा वो इंडस्ट्री का होगा। सो ये एरिया क्या होगा, दैट इज इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। सो फर्स्ट यू हैव अर्बन ज्योग्राफी, the second geography among the economic geography area you have industrial geography. अब देखिए किसी देश में इंडस्ट्री का विकास हो गया हो तो वहां पे कॉमर्स का विकास होगा, सो दैट इज कॉमर्शियल ज्योग्राफी। जो कॉमर्स से रिलेटेड हो गया वो क्या हुआ, वाणिज्यिक भूगोल या कॉमर्शियल ज्योग्राफी हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया, परिवहन का हिस्सा हो गया। उसके बाद ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का हो गया,
एंड टूरिज्म हो गया. So if they ask you, write the branches of economic geography, then we can go for these 5 points: agriculture geography, industrial geography, commercial geography, transport, trade and tourism. तो इन चीजों को आप ब्रीफ कर लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगा. जैसे हमने कहा सनराइजेस डबल ए, तो ऐसा कोई कोड कर लिया तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस याद हो गए. ऐसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अपनी बैठ के लर्निंग हमेशा ऐसा होता है कि हम उन चीजों पे फोकस करके जब उसके थॉट्स में हम इन करते हैं तो हम कई रूपों में उसको न्यू रूप से कॉइन करते हैं, तो हमारे रिटेंशन में वो लंबे समय तक रहता है. तो इन चीजों को जरूर याद रखें और हर एक चीज को सिस्टमेटिकली उसको बनाने की कोशिश करें. अब देखिए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सारे थॉट्स, सारे एरियाज आपको लैंग्वेज के रूप में है, कॉन्सेप्ट के रूप में. यहाँ पे कहीं भी कोई ईयर नजर नहीं आया होगा, कोई लार्ज सिटी स्मॉल सिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा. तो ऐसे इस चैप्टर्स को याद करने के लिए सबसे पहले एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बना लीजिए कि चैप्टर में क्या है. हमने लिखा ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ चैप्टर, नेचर इन स्कोप ह्यूमन ज्योग्राफी. अब इसको क्या कीजिए कि ब्रांचेस में इसको डेवलप कर लीजिए स्ट्रक्चर के रूप में. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दैट इज डुअलिज्म. याद है डुअलिज्म में हमने द्वैतवाद में 3 द्वैतवाद को पढ़ा था. पहला द्वैतवाद था जो रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक था, दूसरा इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक था, तीसरा हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल था. सो अगर ये नाम भी याद है देन यू विल हैव अ वेरी कंफर्मेशन अबाउट द डुअलिज्म. दूसरी जो कॉन्सेप्ट हमने लाया था वो लाया था मेटाफर्स. मेटाफर्स मीन्स उपमान, ऐसे उपमान जो मानव के अंगों को ज्योग्राफी के फेनोमेना से जोड़ा था. जैसे आई ऑफ साइक्लोन आपने देखा, फेस ऑफ अर्थ, आर्टरी सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी मानव से संबंधित था और उसे मानव को जोड़कर ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया. एक तीसरा एरिया स्ट्रक्चर में बनाए, वो एरिया बनाए जो हमने डिस्कस किया था, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमने थर्ड स्टेज पे आज डिस्कशन के लिए लाया था. उसमें 3 ज्योग्राफिकल ब्रांचेस बने थे, याद कीजिए. एक एरिया था डिटरमिनिज्म, एक था पॉसिबिलिज्म और एक था नियो डिटरमिनिज्म. याद है. इसमें देखिए डिटरमिनिज्म गिवन बाय रेडजिल, पॉसिबिलिज्म गिवन बाय ब्लास एंड नियो डिटरमिनिज्म वाज गिवन बाय टेलर. अगर इतना भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये चैप्टर आपको दिखाई देगा एक इमेज के रूप में और फिर उस स्ट्रक्चर के सहारे आप आगे बढ़ पाएंगे. अब देखिए इस चैप्टर का जो आगे का हिस्सा है इस स्ट्रक्चर में ही लाएं. इसको हम आमतौर पे कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं कि पूरे चैप्टर को एक पेज में लाके, पूरे विचारधारा को एक इमेज में लाके सभी चीज पे अपने कमांड को विकसित करना. इसमें हमने पढ़ा था एक फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, भौतिक और मानवीय वातावरण. भौतिक और मानवीय वातावरण में हमने भौतिक वातावरण में आपको पर्वत, जलवायु यानी भूआकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति ऐसा कुछ बताया था. और ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये बताया था कि मानव उन भौतिक अवयवों को, भौतिक तत्वों का उपयोग करके फिर अपने स्वरूप का विकास करता है, आर्थिक, सांस्कृतिक लैंडस्केप का विकास करता है. दैट इज अ ह्यूमन कंपोनेंट. इसमें देखिए जो नेक्स्ट एरिया आया दैट्स अप्रोचेस. अप्रोचेस को हम हिंदी में लिखें तो उपागम लिख सकते हैं. उपागम में हमने बताया कि भूगोल का विकास सीक्वेंस में हुआ. पहले एक्सप्लोरेशन था, फिर रीजनल स्टडी आया, फिर एरियल डिफरेंशिएशन आया, फिर ज्योग्राफी में साइंस ऑन टेक का यूज आया, फिर हमारे पास वेलफेयर, रेडिकल और अदर अप्रोचेस आए
और लास्ट में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में हमने भूगोल को ऐसे विकसित किया कि मानव व्यवहार वहाँ के स्थानिक मुद्दों के आधार पर लोकेशन विकसित होता है, उस एरिया का विकास संभव होता है। द लास्ट चीज जो हमने लास्ट में बताया, और ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स का एरिया है जहां से हमारी गलती हो जाती है, उन चीजों से हम अलग हो जाते हैं। सो दैट इज अ ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ब्रांचेस में हमने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी के 5 मेजर ब्रांचेस होते हैं। हमने कहा सबसे पहले सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी को करेक्ट करने के लिए आप क्या करें कि इन ब्रांचेस से जुड़े हुए अन्य विषयों को उसके साथ जोड़ के देखिए। जैसे एक जनांकिकी आया तो पॉपुलेशन का हिस्सा हो गया, जैसे हमने कहा सैन्य भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल का हिस्सा हो गया। ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस को जोड़कर अगर आप एक पेज पे इन चीजों को बस इसको सम अप कर लीजिए तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगा। और फिर जब हम आगे के सेशन में आएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और अपनी दक्षता का विकास करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे इस 2 सेशन में इस सेशन को हमने 2 भागों में बांटा था। एक ऐसा हिस्सा जब हमने आपको पहले हिस्से में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे कि जनसंख्या भूगोल के माइग्रेशन और बस्ती से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, और जो सेकंड सेक्शन है उसमें हम थॉरली इस चैप्टर को डिस्कस किया। इस तरह के अप्रोच को हम कंटिन्यू करके दक्षता को हासिल कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए और इन चीज़ों को अच्छे से मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।